वॉल्यूम 7 एपिसोड 1 पेशकश मीरें कारवां। रस्तोगी के जख्म से खून बह रहा था। हम उसे मार्था वाले हैमे में ले आए। रस्तोगी के सामान में फर्स्ट एड का सामान मौजूद था। मैं दौड़कर वो किट निकाल लाया। मार्था फर्स्ट एड की तरबियत याफ्ता थी। उसने जख्म साफ करके बड़ी ही महारत से ड्रेसिंग कर दी। रस्तोगी अगरचे बड़ी ही बेनियाजी का मुजाहरा कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि इस ठंडे मौसम में कुछ देर बाद दर्द उसे हाल से बेहाल कर देगा। मैंने उसे बिस्तर पर लटाकर उस पर 3-4 कंदम डाल दिए। 3-4 कंदम डाल देने के बावजूद भी उसके चेहरे पर अभी तक दर्द और तकलीफ के आसार नुमाया थे। मार्था के चेहरे पर अब भी खौफ के तासरात नुमाया थे। वो बार बार हमारा शुक्रिया अदा कर रही थी। धनु भी अपसेट हो गई थी। वो शोभा के कंधे से सर टिकाए बैठी हुई थी और इस वक्त हम लोग उन दोनों बदमाशों के बारे में ही बातें कर रहे थे। ये हिंदुस्तानी लोग बहुत ही बुरे होते हैं, मार्था कह रही थी। राजस्थान में भी 2 मरतबा बदमाशों ने मुझे अगवा करने की कोशिश की थी और दोनों मरतबा तुम जैसे शरीफ लोगों ने मुझे बचाया था। रस्तोगी ने बताया कि तकरीबन 1 साल पहले भी ऐसा ही एक वाकया पेश आया था। वो भी 2 हिंदुस्तानी ही थे जो काफिले में शामिल एक फ्रांसीसी लड़की को अगवा करके ले गए थे। उनका अगरचे पीछा किया गया था, लेकिन वो दोनों ही मुसल्ला थे और लड़की को गन पॉइंट पर ले जाने में कामयाब हो गए। दूसरे दिन उस लड़की की लाश पहाड़ों पर पड़ी हुई मिली थी। उस पर मुजरमाना हमले किए गए थे और बिलाहिर उसे गला घोंट कर हलाक कर दिया गया था। वो दोनों बदमाश पहाड़ों में कहीं गायब हो गए थे और बाद में उनका कोई पता नहीं चला था। जसवंत के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या वो वापस आएगा? मैंने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता, रस्तोगी बोला। अब वो हमारे करीब आने की कोशिश भी नहीं करेगा। हो सकता है हमसे दूर रहकर वो हमारे पीछे पीछे आता रहे, या मुमकिन है अकेला ही किसी और तरफ जाने की कोशिश करे, लेकिन वो इन ऊंचे पहाड़ों में खोकर रह जाएगा। कोई अजनबी इन पहाड़ों में अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। उसे सिर्फ मौत ही अपनी आगोश में अब लेगी और सिर्फ वो मौत की आगोश में ही उसे पनाह मिलेगी। और उसके साथ ही प्रेमचंद की लाश का क्या किया जाए? मैंने दूसरा सवाल किया। पड़ी रहने दो, रस्तोगी ने स्पाट से लहजे में जवाब दिया। उसके जुर्म की संगीनी के पेश नजर उसकी लाश भी हमारी किसी हमदर्दी की मुस्तहिक नहीं। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा। इन कबायली इलाकों में मर्द और औरतों के ताल्लुकात को बुरा नहीं समझा जाता। बाहर से आने वाले मर्द भी यहाँ की औरतों से ऐसे ही ताल्लुकात इस्तवार करते हैं, तो इस पर भी किसी को एतराज नहीं होता। लेकिन ऐसे ताल्लुकात में औरत की रजामंदी जरूरी है। औरत की रजामंदी के बगैर अगर शौहर भी उनकी ऐसी कोई कोशिश करता है तो उसे बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है। इन दोनों ने भी मार्था और धनु की मर्जी के खिलाफ उनके साथ ज्यादती की कोशिश की थी। एक अपने अंजाम को पहुंच गया और दूसरा भाग गया। लेकिन मैं जानता हूं वो इन पहाड़ों की कैद से फरार नहीं हो सकेगा। उससे भी अपने जुर्म की सजा जरूर मिलेगी। उस भगोड़े के वापस आने का अगरचे कोई इम्कान नहीं था, लेकिन हमें भी एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। तय ये हुआ कि रस्तोगी उस हैमे में सो जाए। मार्था मेरे वाले हैमे में धनु और शोभा के साथ सो जाएगी और मैं हैमे के बाहर बैठकर पहरा दूंगा। धनु तो मार्था के साथ हैमे में चलेगी और शोभा 3-4 कंबल उठाकर मेरे पास आ गई। वो अपनी नींद बड़ी हद तक पूरी कर चुकी थी और मेरे साथ पहरेदारी की ड्यूटी देना चाहती थी और मुझे कोई इतराज नहीं था। सर्दी बहुत ही शदीद थी। हम न सिर्फ अपने अपने स्लीपिंग बैग्स में घुसे हुए थे, बल्कि ऊपर 2 कंबल भी हमने और रखे थे। इसके बावजूद भी सर्दी तो हमारी हड्डियों में उतरी जा रही थी। मैंने शोभा को जबरदस्ती हैमे के अंदर भेज दिया। उसे जाते हुए एक और कंबल उठाकर मेरे ऊपर डाल दिया। वो रात का आखिरी पहर था। चट्टानों की तरफ से छोटे छोटे पत्थरों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। साफ लग रहा था जैसे कोई दबे कदम उछलने की कोशिश कर रहा हो। रस्तोगी ने जसवंत से छीना हुआ पिस्तौल मुझे दे दिया था। मैंने पिस्तौल वाला हाथ स्लीपिंग बैग से बाहर निकाल लिया और आंखें फाड़ फाड़ कर तारीकी में घूरने लगा। वक्फे से छोटे छोटे पत्थरों पर दबे कदम उछलने की आवाजें सुनाई देती रही, लेकिन कोई जीरो दिखाई नहीं दिया। मैं एक बड़े से पत्थर से टेक लगाए बैठा किसी के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई सामने नहीं आया। और फिर हल्की हल्की गुर्राहटों की आवाज के सुनकर मैं चौंक गया। वो आवाजें ऐसी थी जैसे 2 कुत्ते एक दूसरे पर गुर्रा रहे हों। गुर्राहटों की आवाजें वक्फे सब सुनाई देती रहीं और गुर्राहटों के साथ ही चपड़ चपड़ की आवाजें भी शामिल होगी। मैं काम कर रह गया। मुझे समझने में देर नहीं लगी थी कि वो भेड़िए थे जो शिकार की बू सूंघकर इस तरफ आ गए थे और दावत उड़ा रहे थे। एक बार तो दिल में ख्याल आया कि उठकर उस तरफ जाऊं, लेकिन फिर मैंने ये ख्याल जहन से निकाल दिया और अपनी जगह पर दुबका बैठा रहा।
मैं अगरचे अपनी रियाजत के सिलसिले में रातों को भी जागने का आदी था, लेकिन दिन की रोशनी नमदार होने से तकरीबन 1 घंटा पहले मेरी आंख लग गई थी। मुझे शोभा ने जगाया तो दिन की रोशनी फैल चुकी थी। उस तरफ से कुछ आवाजें आ रही हैं। शोभा ने मेरे करीब बैठते हुए चट्टान की तरफ इशारा किया। हाँ, शायद भेड़िए हैं, मैंने जवाब दिया और उसके साथ ही उछल पड़ा। कुत्तों के गुर्राने और चपड़ चपड़ की आवाजें मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन इस वक्त मेरे ऊपर गनूदगी सितारी थी। मुझे ये तो ख्याल आया था वो किसी शिकार पर दावत उड़ा रहे हैं, लेकिन उस शिकार के बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने अपने पर से फौरन कंबल हटा दिया और स्लीपिंग बैग से निकल आया और शोभा को वहीं रुकने का इशारा करके मैं उन आवाजों की तरफ दौड़ पड़ा। जसवंत वाला पिस्तौल मेरे हाथ में था। चट्टान के दूसरी तरफ पहुंचकर तो मैं इस तरह रुक गया जैसे जमीन ने मेरे पैर पकड़ लिए हों। 8-10 भेड़िए प्रेमचंद की लाश को नोच रहे थे और पत्थरों पर तो हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था। मुझे देखते ही 1-2 खूनहार भेड़िए घुर्राने के अंदाज में घुरने लगे। मैंने उन पर गोली चला दी। भेड़िए चट्टानों में भाग खड़े हुए, लेकिन कुछ दूर जाकर रुक गए और मेरी तरफ देखने लगे। मैं चंद कदम आगे बढ़ा तो प्रेमचंद की लाश देखकर पेट पकड़कर दोहरा हो गया। मैं बड़ी मुश्किल से कैद जब्त कर सका था। प्रेमचंद की लाश तो बुरी तरह नुची हुई थी और चेहरा भी मस्क हो चुका था। पेट चाक था और आंतें भी बिखरी पड़ी थी। मैंने लाश से कुछ फासले पर पड़ा हुआ मवाद प्रेमचंद का पिस्तौल और हंजर उठा लिया और एक हाथ से पेट दबाए दौड़ता हुआ वापस आ गया। चट्टान के करीब आकर मैंने मुड़ के देखा तो वो भेड़िए दोबारा लाश पर हमलावर हो चुके थे। मैं कैंप की तरफ आया तो मार्था और रस्तोगी वगैरह मुझे हैमू के सामने ही खड़े थे। वो फायर की आवाज सुनकर जाग गए थे। क्या हुआ? गोली किसने चलाई थी? रस्तोगी ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा। उस तरफ कुछ भेड़िए जमा है, मैंने जवाब दिया और हैमी के सामने टंगा हुआ मशकीसा पकड़कर मुंह से लगा लिया। ठंडे पानी के चंद घूंट पीने के बाद मेरी हालत किसी कदर संभल गई। मैं मशकीसा बांस के साथ टांग कर हैमी के अंदर आ गया। वो लोग भी मेरे पीछे ही चले आए। मुझे अचानक ही सर्दी चढ़ने लगी। मैं 2-3 कंबल ओढ़कर बिस्तर पर ले गया। क्या हुआ हिम्मत सिंह, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? शोभा मेरे करीब बैठ गई। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस सर्दी चढ़ गई है, मैंने जवाब दिया। उस वक्त वाकई मुझे हैरत हो रही थी कि मुझे एकदम से ऐसी सर्दी क्यों चढ़ गई है। मैं थर थर कांपने लगा। शोभा ने एक और कंबल मेरे ऊपर डाल दिया और फिर धनु से कुछ कहते हुए बाहर चली गई। तकरीबन 1 घंटे बाद शोभा सबके लिए चाय बनाकर ले आई थी। उस वक्त तक मैं भी अपने आप को बड़ी हद तक संभाल चुका था। गरम गरम चाय से मुझे बहुत ही सुकून मिला। उस रोज हम 10 बजे से पहले रवाना नहीं हो सके थे। उस वक्त तक मैंने किसी को भी इस चट्टान की तरफ नहीं जाने दिया था। मैं उस लाश के बारे में जब भी सोचता मुझे उबकाई सी आने लगती। आगे का रास्ता तो और भी ज्यादा खराब और खतरनाक था। हमारी रफ्तार भी ज्यादा तेज नहीं थी। इस वक्त तकरीबन हम 22,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या गंगा पूर्णा के दर्रे में सफर कर रहे थे। यहाँ हवा भी बहुत तेज थी जो मुसलसल हमें पीछे की तरफ धकेल रही थी। दर्रे से निकलकर 4 बजे के करीब हमने पड़ाव डाल दिया। यहाँ चट्टानों में कई छोटे छोटे गार थे। रस्तोगी ने बताया कि उस तरफ सफर के दौरान वो आम तौर पर दोपहर 12 बजे के करीब यहाँ पहुंच जाया करते थे, लेकिन आज तंदो तेज मुखालिफ हवा की वजह से 4 घंटों की ताखीर से पहुंचे थे। यहाँ घास और झाड़ियां भी बेकसरत थीं। छोटी छोटी पत्तियों और गुंजाश शाहू वाले दरख्त भी थे। हजरों वगैरह को दरख्तों की शाहू से बांध दिया गया और हम लोग एक कुशादा गार में आ गए। रस्तोगी का ख्याल था कि थोड़ी देर आराम करने के बाद हम आगे रवाना हो जाएंगे, लेकिन गार में आकर ढेर हो जाने के बाद किसी में सफर करने की हिम्मत नहीं हुई। लिहाजा रात उसी गार में गुजारने का फैसला कर लिया गया। सर्दी की वजह से रस्तोगी के जख्म तकलीफ देने लगा था, लेकिन वो बड़ी ही बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहा था। तकरीबन 1 घंटा आराम करने के बाद शोभा, धनु और मार्था खाना वगैरह तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल कर बाहर चले गईं। कार में एक तरफ खुश लकड़ियों का ढेर लगा हुआ था और कोयले और बुझी हुई लकड़ियां भी साफ नजर आ रही थी। रस्तोगी ने बताया कि इस तरफ से गुजरते हुए हर पड़ाव पर लकड़ियां जमा करके वो डाल देता है ताकि आइंदा काम आ सके। आग रोशन हो जाने के बाद गार के अंदर का दर्जात भी तब्दील होने लगा। खाना हमने शाम होने से पहले ही खा लिया और फिर कमलों में दुबक कर बातों में वक्त गुजारने लगे। इस वीराने में जाहिर है चोरी वगैरह का खतरा नहीं था, लेकिन इस भगोड़े जसवंत की वजह से हम किसी गफलत का मुजाहरा नहीं करना चाहते थे। जसवंत हाल ही हाथ फरार हुआ था। उनके सामान भी हमारे पास ही पड़े हुए थे। मैं जसवंत के बारे में सोचता तो कांप कर रह जाता। उसके पास वही कपड़े थे जो उसने पहन रखे थे और शिद्दत की सर्दी में गर्म कपड़ों, जैकेट और कंबलों के बगैर तो रात गुजारने का तस्वर ही खौफनाक था। हो सकता है वो गुज़श्ता रात ही सर्दी से ठिठक कर मर गया हो और उसकी लाश भी भेड़िए चट कर गए हों, या मुमकिन है इतना सहज जान हो कि शिद्दत की ये सर्दी बर्दाश्त कर रहा हो सकता है हमारे बाद वो कैंप वाली जगह पर वापस आया हो और हमारे नक्शे कदम पर हमारे पीछे पीछे आ रहा हो। इंसान होने के नाते मुझे जसवंत से हमदर्दी थी।
उसने जो हरकत की थी वो बहुत ही बुरी थी। अगर वो हमारे सामने आ जाता तो मुमकिन है कि मैं उसे माफ कर देता, लेकिन क्या मार्था उसे माफ कर देती जिसके एतमाद को उसने ठेस पहुंचाई थी और जिसकी इज्जत नफ्स को मजरूह किया था? क्या रस्तोगी उसे माफ कर देगा जिसकी उसने जान लेने की कोशिश की थी? उसका तो जख्म अभी ताजा ही था। रात बीतती रही, मैं कभी ऊँघने लगता और कभी चौकस होकर बैठ जाता। जब भी मेरी आंख खुलती मैंने रस्तोगी को जागते हुए ही पाया था। वो एक शरीफ नस और जिम्मेदार शख्स साबित हुआ था। कल वाले वाकये के बाद वो वहां कई बातों में वो बार बार कह चुका था कि उसे जसवंत और प्रेमचंद जैसे बदमाशों को काफिले में शामिल ही नहीं करना चाहिए था। इस सफर के दौरान में मैं गौतम बोस की तरफ से भी गाफिल नहीं हुआ था। उसके बेर अगरचे रास्ते में आते ही रहे थे, लेकिन इस हवाले से मैं भी अपने पैरों पर मजबूत था और किसी को भी मेरे करीब आने का मौका नहीं मिल सका। उस रात भी कोई गैर मामूली वाक़या पेश नहीं आया। मार्था वगैरह भी पुरसकून गहरी नींद सोती रही और सुबह नाश्ते के बाद मार्था ने सबसे पहले रस्तोगी का जख्म चेक किया, ड्रेसिंग तब्दील की और उसकी थोड़ी ही देर के बाद हम मंजिल की तरफ रवाना हो गए। अब सिर्फ 4-5 घंटों का सफर रह गया था। पहले 4 घंटे तो सफर में कोई दुश्वारी पेश नहीं आई, लेकिन फिर मुश्किलें पेश आने लगी। एक मौके पर हमारा एक याक खड़ में लुढ़क गया। वो रास्ता बहुत ही तंग सा और झाड़ियों से हटा हुआ था। अचानक ही खरगोश की तरह का कुछ छोटा सा जानवर झाड़ियों से निकलकर भागा था, तो उससे देखकर याक और 2 हच्चर बिदक गए। हच्चर तो संभल गए, लेकिन याक खड़ के बिल्कुल किनारे पर पहुंच गया था। उसके पैरों के नीचे से पत्थर निकल गया और वो अमूदी ढलान पर लुढ़कता हुआ सैकड़ों फुट गहरे खड़ में पहुंच गया। इस याक पर 2 हैमे और जरूरत की कुछ चीजें लदी हुई थी। याक समेत सब कुछ हमारी नजरों से ओझल हो चुका था। वहां खड़े रह के मातम करना बेकार था, इसलिए हमने अपना सफर जारी रखा। हम सुबह 10 बजे रवाना हुए थे और 10 बजे के करीब एक जगह पर पड़ाव डाल दिया। आगे तकरीबन 2 घंटों का सफर बाकी रह गया था। मेरा तो ख्याल था कि रुके बगैर सफर जारी रखा जाए, लेकिन धन्नो और मार्था वगैरह हच्चरों की पुश्त पर मुसलसल 4 घंटों के सफर से बुरी तरह थक चुकी थी और कुछ देर आराम कर लेना चाहती थी। इस पड़ाव के दौरान हमने खाना वगैरह खाया और आराम भी कर लिया। 4 बजे के बाद हमने दोबारा अपना सफर शुरू कर दिया। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद चट्टानों में तंग और पुरपेच रास्तों से गुजरते हुए हम जैसे ही खुली जगह पर निकले, सामने का मंजर देखकर मेरे मुंह से तो बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। नशीब में मीलों दूर तक सरसब्ज वादी फैली हुई थी। इस वादी की दूर तरफ बहुत ही दूर तक नीलगिरी की फलक बोस चोटियों पर जमी हुई बर्फ धूप की अलविदाई किरणों में शीशे की तरह चमक रही थी। वादी में दाएं तरफ बहुत बड़ी झील थी। उसका नीलगो पानी में धूप में खूब चमक रहा था। झील के किनारे पर वो बस्ती थी जो हमारी मंजिल थी। झील और बस्ती हमसे तकरीबन 1 मील के फासले पर थी। रास्ता तकरीबन हमवार और बिल्कुल ढलवान था। आगे बढ़ने से पहले रस्तोगी ने एक सफेद कपड़ा निकालकर डंडे पर बांध लिया और उसे परचम की तरह लहराने लगा। ये सफेद झंडा लहराने का क्या मतलब है? मैंने उलझी हुई नजरों से रस्तोगी की तरफ देखा। क्या इस बस्ती में हमारे लिए कोई खतरा हो सकता है? ये तलकू कबीला है, रस्तोगी ने जवाब दिया। ये हित्ता और झील इन्हीं के नाम से मौसूम है। यूं तो ये बहुत ही पुरअमन और सुलझो किस्म के लोग हैं, लेकिन माजी में बाहर से आने वाले लोगों की वजह से कुछ तल्ख तजर्बात का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत मोहतात हो चुके हैं और बाहर से आने वाले हर शख्स को हमलावर ही समझते हैं। इनके भी अपने अपने रस्म रवाज हैं। ये दुनिया के किसी और कानून को तस्लीम नहीं करते। सरदार के मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज इनके लिए कानून और हुक्म का दर्जा रखता है। और दिलचस्पी की बात यह है कि इस कबीले की सरदार हमेशा एक औरत होती है और हर 2 साल के बाद एक दिलचस्प मुकाबले के जरिए उस सरदार को मुंतखब किया जाता है। सरदारी के लिए मुकाबले में हिस्सा लेने वाली औरत का गैर शादीशुदा होना जरूरी है। कोई शादीशुदा औरत सरदार नहीं हो सकती, लेकिन उसे यह हक हासिल है कि कबीले के किसी भी मर्द को अपनी हलवतगाह में तलब कर सकती है। वो चंद लम्हों का खामोश हुआ, फिर उस कबीले के बारे में मजीद मालूमात से आगाह करता रहा और फिर हमारा ये मुस्सिर सा काफिला हरकत में आ गया। सबसे आगे रस्तोगी था, जिसे सफेद झंडा उठा रखा था। उसके पीछे मार्था, धन्नो और शोभा के हच्चर थे। उनके साथ तो दोनों याक भी चल रहे थे। सबसे आखिर में मैं था। हमारा अंदाजा बिल्कुल ऐसा था जैसे शिकस्त खुर्दा फौज का कोई दस्ता फातेह के सामने हथियार डालने जा रहा हो। तिलको कबीले की मैशियत का दारोमदार खेती बाड़ी पर था। ढलान पर दूर तक सीढ़ियों की शक्ल में खेत थे, जिनमें धान की फसलें लहलहा रही थी। यहाँ की जमीन बहुत ही जरहेज थी और पानी की भी कमी नहीं थी। यहाँ साल में धान की 2 फसलें काश की जाती थी। दरमियानी वक्फे में सब्जियां वगैरह उगाई जाती थी। बस्ती बहुत ही बड़ी थी, झील के किनारे पर दूर तक फैली हुई थी। हम जैसे जैसे करीब पहुंच रहे थे, बस्ती के मकान भी वाज़िह होते जा रहे थे। वो मकान नहीं झोंपड़े थे, और बाज झोंपड़े तो गोल थे और बाज चकोर।
हम अभी बस्ती से तकरीबन 200 गज दूर थे कि 5-6 आदमी अचानक ही दरख्तों से नमूदार हुए। उनके लिबास बड़े ही अजीब थे। पिंडलियों तक किसी जानवर की खाल से बने हुए स्कर्ट और बगैर आस्तीन की जैकेटें जिनके आगे बटन वगैरह नहीं थे। बटनों का काम चमड़े के फीतों से लिया गया। वो तमाम आदमी दरमियाने कद और घुटे हुए जिस्मों के मालिक थे और उन सब के हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। रस्तोगी इनके लिए अजनबी नहीं था। उन सब ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और वो हमारे दोनों तरफ चलने लगे जैसे हमें अपनी हिफाजत में ले लिया हो और या फिर उन्हें हमारी तरफ से हमले का खदशा हो। बस्ती में दाखिल होते ही कुछ और लोगों ने हमें घेर लिया। उनमें औरतें भी शामिल थी और बच्चे भी। इस तरह हमें जुलूस की शक्ल में झील के ऐन सामने एक बहुत बड़े झोंपड़े में पहुंचाया गया। कुछ बच्चे और 3-4 औरतें भी हमारे साथ झोंपड़े के अंदर आ गई। इन औरतों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि तेलुगु कबीले की औरतें मर्दों के मुकाबले में ज्यादा कदावर, सेहतमंद और हसीन थी। मर्दों और औरतों के लिबास में ज्यादा फर्क नहीं था। उनके स्कर्ट घुटनों तक या उससे ऊपर थे और जिस्म के बलाई हिस्से पर जानवर की खाल का ही बालिश पर चौड़ा टुकड़ा था जिसे सामने सीने पर लपेटकर फीतों की मदद से पुछ पर गिरा लगाकर बांध दिया गया था। उनकी रंगत सुरहो सफेद ऐसी थी जैसे खून छलक रहा हो। ये इलाका सतह समुद्र से तकरीबन 24,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या था और यहाँ अच्छी खासी सर्दी थी। और मुझे हैरत थी कि इतनी शदीद सर्दी में ये लोग इतने मुस्तिर लिबास में कैसे जिंदा थे। रस्तोगी हमें इस झोंपड़े में छोड़कर चला गया। इस वक्त शाम हो रही थी। एक आदमी ने आकर मशल जला दी और औरतों और बच्चों से कुछ कहता हुआ वापस चला गया। कुछ देर बाद वो औरतें और बच्चे भी बाहर चले गए। इसके साथ ही ये पार्ट अपने इख्तिताम को पहुंचा।